नमस्कार, आई वेलकम यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में करेंट अफेयर विथ स्टैटिक्स देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को भारत का दौरा किए। इनका ऑप्शन है पहला राफेल ग्रासी, ऑप्शन बी आद्रिम बागची, ऑप्शन सी जो बिडेन, ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राफेल ग्रासी। राफेल ग्रासी अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य कुछ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने आज परमाणु ऊर्जा के विकासात्मक महत्व पर चर्चा की, जो कि नई दिल्ली में बैठक हुई। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विचार पर आदान प्रदान किए। सोशल मीडिया के पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से IAEA का एक मजबूत और विश्वसनीय भागीदार रहेगा। IAEA परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए विश्व का केंद्र है, जो परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग का बढ़ावा देता है। IAEA का भारत 16 जुलाई 1957 से ही सदस्य है और वर्तमान में भारत सहित टोटल 178 देश भी शामिल हैं IAEA में। आगे बढ़ते हैं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दुनिया भर में शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, विकास और व्यवहारिक अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित और सहायता करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुआ था। भारत उसी टाइम से इसका सदस्य है। इसकी हेडक्वार्टर जो है वियना, ऑस्ट्रिया में है। एशिया में इसका रीजनल सेफगार्ड ऑफिस है, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। अर्जेंटीना के राफेल मारियानो ग्रासी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं। इसके इतिहास के बारे में है कुछ। 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट डेविड आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए परमाणु संबोधन में परमाणु ऊर्जा और उसके शांतिपूर्ण उपयोग को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का निर्माण का प्रस्ताव रखा था 1953 में। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैती के बारे में। हैती अभी न्यूज में है, उसके बारे में देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने हैती में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा और बढ़ती हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी इसकी राजधानी है, में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन MSS को मंजूरी दी है। हैती को बढ़ती सामूहिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पूरे देश में अराजकता और अशांति की स्थिति फैली हुई है। G9 एंड फैमिली के नाम से प्रसिद्ध गिरोहों के एक समूह ने मुख्य ईंधन बंदरगाह और राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस को बाधित कर दिया है। पोर्ट ओ प्रिंस जो कि हैती की राजधानी है, इसे ईंधन बंदरगाह भी कहते हैं वहाँ के लिए, जिससे देशव्यापी संकट उत्पन्न हो गया है। हैती के वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हैं वो एरियल हेनरी हैं। बढ़ते हैं, ये था हैती के बारे में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय नौसेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को श्रीलंका में तैनात करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन है ए में वाणिज्यिक विमानन का समर्थन करना, ऑप्शन बी संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेना, ऑप्शन सी है श्रीलंका वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षित करना, या ऑप्शन डी खोज और बचाव अभियान चलाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बताया गया है श्रीलंका वायुसेना पायलटों को प्रशिक्षित करना। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। भारतीय नौसेना का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH 19 अक्टूबर 2023 को श्रीलंका के कटुनायके वायुसेना बेस पर पहुंचा। ALH की तैनाती श्रीलंका वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने और श्रीलंका नौसेना के जहाज़ों की सहायता के उद्देश्य से है।
यह तैनाती भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक भी है। आगे है, यह पहल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति यह पहल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। आगे इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है। भारतीय नौसेना जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रपति इसके सेना के सेनापति होते हैं, यानी भारतीय नौसेना के जो सेनापति होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख वर्तमान में हैं। नौसेना की 3 कमान है। पहला है पश्चिमी नौसेना कमान जो कि मुंबई में है। दूसरा पूर्वी कमान जो मुख्यालय जिसका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दक्षिण नौसेना कमान जो कि मुख्यालय कोच्चि केरल में है। भारत की नौसेना दुनिया के 7 नौसेनाओं में 7वें नंबर का स्थान आता है, 7वें नंबर पर है। श्रीलंका नौसेना का प्रमुख कमांडर वाइस एडमिरल प्रियंता परेरा हैं। रानिल विक्रम सिंह श्रीलंका के राष्ट्रपति जो कि 9वें राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया फरवरी 2024 में आयोजित होने वाले मिलन 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी है सिंगापुर, सी श्रीलंका, डी भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य कुछ। अभ्यास मिलन 24 के बारे में बताया गया है, यानी 2024 के बारे में बताया गया है। फरवरी 2024 में विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले मिलन 24 यानी 24 जो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा की जाएगी। इस संबंध में पूर्वी नौसेना कमांड जो कि विशाखापट्टनम में है के द्वारा मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस की गई अभी वर्तमान में। मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में की थी और केवल 4 देश इसमें शामिल हुए थे उस टाइम, जो कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड हुए थे। उस टाइम की भागीदारी थे शुरू में। मूल रूप से भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप शुरू किए गए बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन ने आने वाले वर्षों में भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर पहल के साथ अपना विस्तार किया, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र तथा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों को शामिल किया गया। इसमें फिर से देखते हैं आगे क्या बताया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या था? तो लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को विकास करने का प्रयास था लुक ईस्ट पॉलिसी में। अब जो वर्तमान में चल रहे हैं वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक राजनयिक दृष्टिकोण है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी नवंबर 2024 में 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2014 में शुरू की गई थी। शामिल देश उस टाइम जो सिग्नेचर किए थे उस पर ब्रुनेई, कंबोडिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम etc. उस टाइम ही साइन कर दिए थे इस एक्ट पर। भारत के प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 सी पर प्रकाश डाला है, जिसमें पहला सी का मतलब है कल्चर, दूसरा कॉमर्स, तीसरा कनेक्टिविटी और चौथा कैपेसिटी बिल्डिंग। सुरक्षा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण आयाम है जो कि भारत की सुरक्षा का है। भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तथ्य ही अंतर्गत ही आते हैं। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना और एवं म्यांमार और थाईलैंड के साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही आते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 24 अक्टूबर 2023 को विश्व में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका ऑप्शन है पहला 77वीं, दूसरा 78, तीसरा 79 और डी में है 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन बी 78 यानी 78वीं वर्षगांठ अभी वर्तमान में मनाई गई। देखते हैं यूएनओ के बारे में कुछ पॉइंट बताया गया है। यूएनओ के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके तहत वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के वर्षगांठ में जश्न मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यह संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का अग्रदूत राष्ट्र संघ की कल्पना प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में की गई थी और वर्ष 1919 में वर्साई की संधि, जो कि 1919 में हुआ था, इस संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा शांति एवं सुरक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के 6 संगठक हैं जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, जैसे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में है, यानी अमेरिका में है। कुल सदस्य देशों की संख्या 193, जो कि दक्षिणी सूडान गणराज्य 14 जुलाई 2011 को सबसे नया सदस्य बने हैं। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी, यानी टोटल 6 लैंग्वेज हैं। टोटल लैंग्वेजों की संख्या 6, जो कि आधिकारिक लैंग्वेज है यहाँ की। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के हैं। अस्थायी सदस्य टोटल 5 हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। अस्थायी सदस्य जो कि प्रत्येक 2 साल में चेंज होते रहते हैं, इसमें वर्तमान में भी 10 हैं, जिसमें अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन, स्लोवानिया, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। टोटल 10 अस्थायी सदस्य हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित होंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा गोवा और चौथा में चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा, यानी गोवा में आयोजित होंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 37वें यानी 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक बम्बोलिम एथलेटिक्स स्टेडियम गोवा में होंगे, जिसके शुभंकर मोगा हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। फर्स्ट रैंक उसमें महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक में था और सेकंड में हरियाणा। वर्तमान में अभी खेल मंत्री भारत के कौन है, तो अनुराग ठाकुर हैं। देखते हैं खेल से संबंधित बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी स्थापना जो हुआ था बीसीसीआई का वो हुआ था दिसंबर 1928 में। एक इंटरनेशनल बॉडी है आईसीसी जो क्रिकेट से संबंधित है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, जिसकी हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब इमिराट्स यानी यूएई में, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। इसके वर्तमान में सीईओ जियोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन साथ में करंट की। 2023 में GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में पर्याप्त डेटा वाले देशों में भारत की कौन सी रैंकिंग रही। इसका ऑप्शन पहला है 28, दूसरा है 111, तीसरा 125 और चौथा 202। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 111, यानी भारत का स्थान 111वां। टोटल बताया गया है भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। भारत का GHI स्कोर जो कि 28.7 है, जो भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा, मतलब 2028 में जो क्रिकेट होगा जो ओलंपिक में शामिल हुआ है तो किस प्रारूप को शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन ए है टेस्ट प्रारूप, दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप, तीसरा T20 प्रारूप और डी है T10 प्रारूप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, T20 को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता करना, ऑप्शन बी है इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए है, ऑप्शन सी यूके में भारतीय नागरिकों का समर्थन करने के लिए, या ऑप्शन डी अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए जो इच्छुक नागरिक हैं, जो आने के लिए इच्छुक नागरिक हैं, वो ऑपरेशन अजय के तहत आ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका पूर्ण रूप होता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है चुनाव कराना, ऑप्शन बी मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, ऑप्शन डी मीडिया को विनियमित करना, ऑप्शन सी मीडिया को विनियमित करना, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया गया NHRC के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आभा क्या है? ऑप्शन ए एक कुकिंग ऐप, ऑप्शन बी एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता, ऑप्शन सी एक फिटनेस ट्रैकर, ऑप्शन डी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है आभा, जो कि शुरू किया गया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आयुष्मान भारत के तहत, जिसमें बताया गया है डिजिटल हेल्थ अकाउंट एक क्रांतिकारी मंच है जिसे व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है आभा को। यानी आभा क्या है? तो एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 10 और आज की लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।